हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज की क्लास थोड़ी लेट हुई कई सारे कारणों के चलते हुए, लेकिन वापस से क्लास शुरू हो रही है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पीसीएस अपर 2021 के प्री के अंतर्गत पढ़ रहे थे। ठीक, इस परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत आपको प्री से पहले पहले लगभग लगभग क्या सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप पीसीएस प्री 2021 की परीक्षा निकाल पाने में सक्षम होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं आप में समाहित नहीं हो सकता। ठीक है, मैं गाइड कर सकता हूँ, बस मैं गाइडेंस दे दूंगा कि आप भाई गाइडेंस के अंतर्गत ये रास्ता है, इसको अपनाना है। तो परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत कल मैंने आधुनिक भारत के इतिहास में पहला लेक्चर जो पढ़ाया था वो था मुगलों का विघटन, डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसके अंतर्गत मैंने आपको मुगलों का डाउनफॉल क्यों हुआ, औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा गया, औरंगज़ेब की नीतियाँ क्या थी, धर्मांधता क्या थी, इसके अलावा मैंने आपको ज्येष्ठाधिकारी का नियम क्या था, उसके अलावा मैंने आपको जो उत्तराधिकारी जो सक्सेसर औरंगज़ेब के हुए उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी, किसको रंगीला कहा गया, किसको कुछ कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, किसके समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया, किसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, कौन से युद्ध कब कब हुए थे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा मैंने करी। और अब मैं अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज, भारत में यूरोपियन कंपनीज का आगमन, जहाँ पर हम लोग आज मोस्ट प्रोबेबली प्लासी के युद्ध तक या फिर बक्सर के युद्ध तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको प्री कम मेन से संबंधित पेड कोर्स करना है, जहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ अन्य वीडियो, इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर की भी पीडीएफ ऑन डेली बेसिस आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। साथ में आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज, अगर आप मेंस प्री कम मेंस का साथ में कोर्स कर रहे हैं तो आपको जीएस 1 2 3 4 के नोट्स और वीडियो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिनको देखकर, जिनके नोट्स भी आप पाकर, खुद के नोट्स बनाकर उन वीडियोस के द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको प्री कम मेंस 2021 ईपीपीसीएस अपर के लिए लगना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर और होगा, वहाँ पर आप जाके पिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, तो जल्दी करते हैं शुरुआत। मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर हम लोगों ने कल फिनिश किया है, जिसमें हम लोगों ने डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पढ़ा। उससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जनरली क्वेश्चन बहुत आता भी है। आपको क्रोनोलॉजी बतानी है, जो मैं 4 बैटल दिख रहा हूँ, जो मैं 4 युद्ध लिख रहा हूँ, उन 4 युद्धों की आपको क्रोनोलॉजी कमेंट करके अपने कालक्रम के अनुसार कौन सा सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद में कौन सा, लेटेस्ट कौन सा, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, करनाल का युद्ध, लोहगढ़ का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये मैंने चारों युद्ध आपको कल के लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो आपको कमेंट करके इन चारों युद्धों के बारे में बताना है। ठीक है, चारों युद्धों के बारे में बताना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके क्रोनोलॉजी बताइए कि सर पहले ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। ठीक, ये क्रोनोलॉजी आपको कालक्रम में लगा के आंसर करना, मैं पढ़ा चुका हूँ। आज का लेक्चर है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज, जिसमें मैं जनरली एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा से बताता हूँ कि भारत में यूरोपियन कंपनीज के आगमन का जो सीक्वेंस है वो है पी डी ई एफ, अल्फ़ाबेट में जब हम लोग ए बी सी डी एफ जी पढ़ते हैं तो डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है। ये सीक्वेंस तो जनरली सबको याद रह जाएगा। सबसे आगे भी सबको याद रहता है कि सबसे पहले पुर्तगाली के अंतर्गत वास्को डिगामा भारत आया। तो सबसे पहले जो पुर्तगाल आए, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 1498 में वास्को दी गामा भारत आया। और ये वास्को दी गामा किस जगह पे भारत आया, तो वास्को दी गामा के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि वास्को दी गामा मालाबार तट पे भारत आया। ठीक है, मेरा मैप बहुत ही गंदा बना हुआ है, आप बहुत अच्छा मैप बनाना, मैंने मैप बहुत गंदा बना दिया है। ठीक, मालाबार तट पे भारत आया, तो ये हमें पता है ज्योग्राफी के अंतर्गत कि हाँ ये कोंकण तट है, ये मालाबार है, ये कोरोमंडल है और ये नदन सरकार है। ठीक, तो वास्को द गामा आया कहाँ से, केप ऑफ गुड होप होता हुआ ये पहुंचा कोचिन। यहाँ पर भी अब्दुल माजिद नाम के एक व्यक्ति की सहायता से, एक नाम और आप ले सकते हैं अब्दुल मजीद या अब्दुल माजिद, इसकी सहायता के द्वारा ये पहुंचा कहाँ पर, कोचिन पहुंचा। कहाँ पर, मालाबार तट में, जहां पर जमोरिन नाम के राजा ने इसका स्वागत किया। ठीक,
इस चीज को आपको ध्यान देना है कि कोचिन मतलब केरला में पहुंचा, मालाबार तट पे। और ऐसा भी आपको याद रखना है कि 1502 में सबसे पहले पुर्तगाल की फैक्ट्री स्टैब्लिश कहाँ पर हुई, जहाँ पे पुर्तगाली पहले पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कोचिन में पहुंचे। तो सबसे पहले कोचिन में इनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। ठीक। इसके बाद पहुंचने के बाद उसके द्वारा, वासुदेवा के द्वारा ब्लैक पीपर का ट्रेड किया गया, जहां उसको 60 टाइम्स मुनाफा हुआ, पागल हो गया एकदम से। इसके बाद कहा जाएगा कि पुर्तगाल के द्वारा भारत में गवर्नर भेजे जाने शुरू हुए, जिसके अंतर्गत आपको 3 गवर्नर्स के नाम याद रखने हैं। अगर आपसे पूछे कि पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा कि पहला गवर्नर वास्को डी गामा नहीं था। ठीक। 3 गवर्नर जो आपको याद रखने हैं पुर्तगाल की, कौन? पहला फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, एल्मीडा ALMEEDA। दूसरा है अल्फांसो दी अल्बकुर्क, अल्बकुर्क। और तीसरा है नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा। ये 3 मुख्य गवर्नर आपको हमेशा पुर्तगाल के याद रखने हैं। इसके अंतर्गत फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पुर्तगाल का पहला गवर्नर जो भारत पहुंचा था। इसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी हमेशा से मेंशन की जाती है क्वेश्चंस में। बताइए ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? या फिर पूछा जाता है कि बताइए पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर कौन था, तो जनरली बच्चे मारते थे वास्को डी गामा। ठीक। अल्फांसो दी अल्बकुर्क के बारे में कहा जाता है कि वास्तविकता में देखा जाए तो रियल फाउंडर जो था पुर्तगाल का भारत में, वो रियल फाउंडर अल्फांसो दी अल्बकुर्क था, क्योंकि इसने बीजापुर के यूसुफ बादल शाह के द्वारा गोवा को 1510 में युद्ध करके छीन लिया। ठीक। साथ में ये भी कहा जाएगा कि अल्फांसो दी अल्बकुर्क के द्वारा सती प्रथा के बारे में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। जहां इसने कब्जा किया वहां पर सती प्रथा पर बैन लगा दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में यूरोपियन, वह पहली किस यूरोपियन कंपनी के गवर्नर के द्वारा सती प्रथा पर सबसे पहले प्रहार किया गया, तो उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बकुर्क। वह कौन सी यूरोपियन कंपनी इसका गवर्नर था जिसने भारत में सती प्रथा पर बैन लगाने का प्रयास किया? उसका नाम था, किस यूरोपियन कंट्री का नाम था, कंपनी थी, उसका नाम था पुर्तगाल। गवर्नर का नाम था अल्फांसो दी अल्बकुर्क। सती प्रथा क्या है? तो सती प्रथा का वर्णन जब हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो मैं कहानी सुना रहा होता हूँ कि सती प्रथा का वर्णन इब्न बतूता, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, इब्न बतूता बगल में जूता। तो इब्न बतूता ये मोरक्को का एक ट्रेवलर था। इस घुमक्कड़ के द्वारा जब ये भारत पहुंचा इब्न बतूता, तो ये ऐसा अपनी किताब, इसका नाम है किताब उल रहला, उस किताब में सती प्रथा का वर्णन करता हुआ लिखता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत पहुंचा था, MB तुगलक के शासनकाल में भारत पहुंचा, और ये अपनी किताब किताबुल रहला में वर्णन करता हुआ लिख रहा है सती प्रथा के बारे में कि मैं सुल्तान के साथ वार्ता करने में व्यस्त था, तभी मैंने देखा कि एक 12 साल की बच्ची जो सफेद धोती पहनी हुई है, वो अपने पति की अर्थी के पीछे चली जा रही है, और हुजूम उस अर्थी के पीछे सती, मतलब हुजूम उस अर्थी के पीछे राम 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 सत्य इस तरह के वचन बोलता हुआ चला जा रहा है। उसी में मैंने इस जिज्ञासा बस उस लड़की का पीछा किया कि ये 12 वर्ष की छोटी सी लड़की सफेद धोती पहन के इस अर्थी के पीछे क्यों चल रही है। पीछा करते हुए मैंने पाया कि इस अर्थी को एक शमशान घाट ले जाया गया, जहां पर उस अर्थी में आग लगा दी गई और उस एक छोटी सी बच्ची को अर्थी के ऊपर बैठा दिया गया। उस बच्ची ने आग की तपन के चलते जब भागने का प्रयास किया, तो उस बच्ची को बांस की सहायता से उसके आसपास खड़े लोगों ने मोटे मोटे बांस की सहायता से उसको दबा दिया। वो बच्ची वहां धू धू करके जल गई। और इस नज़ारे को देखकर इब्न बतूता अपनी किताब उल रहला रहला में अपने वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत का वर्णन करते हुए लिख रहा है कि यह देखकर मैं बेहोश हो गया। है ना। तो ये थी सती प्रथा वास्तविकता में, जिसका वर्णन इब्न बतूता के द्वारा अपनी किताब उल रहला में किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इसके बारे में बाद में चल के आपको आगे ये पता लगेगा कि सती प्रथा को लेकर राजा राम मोहन राय, मैंने कल ही आपको बताया था कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले मुगल सम्राट का नाम था अकबर द्वितीय।
इनके द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा फिर विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, जिसमें फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा जब आगे पढ़ाऊंगा कि वास्तविकता में सती प्रथा के एक्ट का विरोध किसी के द्वारा किया गया। धर्म सभा के अध्यक्ष, जिनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन थे धर्म सभा के अध्यक्ष, जिनके द्वारा सती प्रथा के एक्ट का विरोध किया गया, ये कहते हुए कि सती प्रथा भारत का अपना मामला है, यह वेदों में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन वास्तविकता में राजा राम मोहन राय के द्वारा विलियम बेंटिक से ये विरोध दर्ज कराया गया कि ये जो राधाकांत देव जो धर्म सभा के अध्यक्ष हैं, जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वेदों में ये सती प्रथा के बारे में वर्णन मिलता है, तो विलियम बेंटिक के द्वारा राधाकांत देव से इस विषय में सबूत मांगे गए कि दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में कि सती प्रथा होनी चाहिए यहाँ पर। इसको दिखाने में जब ये सक्षम नहीं हो पाए राधाकांत देव जो धर्म सभा के अध्यक्ष थे, तब जाके कहा जाता है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का एक्ट 1829 पारित कर दिया गया, जिसके द्वारा सती प्रथा पर बैन लगाया गया। ठीक, कि आगे जब आगे बढ़ेंगे, जब सुधार पढ़ रहे होंगे, हम लोग समाज सुधार की बातें कर रहे होंगे, सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे होंगे भारत में, तो हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे राधाकांत देव के बारे में। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अल्फांसो दी अल्बुकुर्क के द्वारा ऐसा किया गया और इसने गोवा पर विजय प्राप्त करी। इसके बाद नीनो दी कुन्हा के बारे में आपको याद रखना है कि नीनो दी कुन्हा ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा बना ली, इसे गोवा का पिता भी कहा जाता है। तो इन तीन नामों को, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क और नीनो दी कुन्हा का नाम पुर्तगाल में आपको इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना। और ये याद रखना है कि 1502 में सबसे पहले फैक्ट्री जहां पर स्टैब्लिश हुई वो थी कोचिन। किसने स्टैब्लिश की? पुर्तगालियों ने। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो पुर्तगालियों के बारे में आपको याद रखना है वो नंबर 1 ये कि टोबैको तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में करी। ठीक, नंबर 2 आपको याद रखना है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में की। ठीक, नंबर 3 आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे अंत में भारत से जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ठीक है, जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ रहे होंगे तब वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, कौन से ऑपरेशन के द्वारा गोवा को मुक्त करा लिया गया, तो वो चर्चा वहां पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए, कौन थे? ये पुर्तगाली थे। ठीक है, अब आते हैं डच के बारे में बात कर लेते हैं। डच 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 कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि डच कंपनी सबसे पहले आईपीओ की शुरुआत करने वाली कंपनी थी डच। ठीक, गरीबों की कंपनी कहा गया इसको। अब मैं उस डच के उतने ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि वास्तविकता में हॉलैंड जो डच था वो 2 भागों में बटा हुआ था, नॉर्थ प्रोविंस मतलब ईस्ट प्रोविंस और वेस्ट प्रोविंस, वहाँ पे वो चर्चा नहीं करनी है, आपको उतना जानना भी नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि डच वास्तविकता में हॉलैंड या मैं कह दूँ आज का नीदरलैंड, जहाँ पर हम लोग जनरली पढ़ रहे होते हैं, एक सिटी है उसकी वेस्ट कोस्ट पे, उसको हम लोग पढ़ते हैं हैग सिटी। हैग सिटी के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए यहाँ पर किन किन इंटरनेशनल संस्थाओं की हेडक्वार्टर हैं। तो याद रखिएगा हैग में 3 इंटरनेशनल संस्थाओं के हेडक्वार्टर आपको जनरली पता लग जाते हैं। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और एक है क्रिमिनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, इसका भी मुख्यालय यहाँ पर हैग में ही है। ठीक, आईसीसी। ठीक, ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इनके मुख्यालय हैग में ही है। क्वेश्चन जनरली ये भी पूछा लिया जाता है कई बार ज्योग्राफी में कि बताइए हैग नीदरलैंड में किस कोस्ट पे है, तो ये वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी कोस्ट पर ये एक सिटी है नीदरलैंड में। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जब धीमे धीमे कुछ अन्य लेक्चर कर लेंगे तब वहाँ पर भी आपसे चर्चा करेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इन सब कुछ छोटी छोटी संस्थाओं की बात भी कर ली जाएगी। अभी फिलहाल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ की चर्चा किसने करी है, तो आईपीओ की चर्चा सबसे पहले डच कंपनी के द्वारा आईपीओ का प्रयोग किया गया। ठीक, पब्लिक ऑफरिंग का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? डच कंपनी के द्वारा। ठीक, शेयर दे दिए गए पब्लिक को। नंबर 2 आपको याद रखना है कि इस कंपनी को जन अथवा वन VAN कंपनी भी कहा जाता है, और जो मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको वैसे ही याद रखिएगा। नंबर 3 आपको याद रखना है कि इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री खोली वो मसूलीपट्टनम में खोली। ठीक है, मछलीपट्टनम पहली फैक्ट्री उन्होंने खोली, जबकि डच के द्वारा अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली गई है नागपट्टनम में। ठीक, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इसके बाद आपको पुर्तगाल के बाद डच पढ़ने के बाद हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, जिनका नाम है देखिए हॉलैंड के बारे में ज्वीड प्रोविंस और नॉर्ड प्रोविंस के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि एक नॉर्ड प्रोविंस था और एक ज्वीड प्रोविंस था, इन दोनों को मिला के हॉलैंड की चर्चा की जाती है, लेकिन अभी आपके मतलब का है नहीं इतना ज़्यादा,
ये फिर से आएगा आपके सामने। नंबर थर्ड पर जो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज हुआ वो था इंग्लिश नंबर थर्ड पे भारत आए। हमको इनके बारे में ज़्यादा इसलिए पढ़ना है क्योंकि वास्तविकता में इन्होंने ही भारत पर राज किया, गुलाम इन्होंने ही बनाया, बाकी कंपनीज भी स्टेब्लिश नहीं। लेकिन फाइनली ऐसा कहा जाएगा कि वास्तविकता में जिस शक्ति ने भारत पर राज किया, प्रभुत्व स्थापित किया, जिसकी सॉवरेनिटी रही, उसका नाम था इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोग बार बार बोलते हैं। ये बात अलग है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से हम पे व्यापार के द्वारा कब्जा स्थापित किया, बाद में प्रशासन में तब्दील हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कंपनी ने काम करना शुरू किया। लेकिन जब हम इसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रहे होंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ रहे होंगे, भारत सरकार अधिनियम पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मोनोपोली खत्म करी गई, एकाधिकार जो कंपनी का था उसे समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद शासन साम्राज्ञी जो क्राउन है उनके हाथ में चला गया, और भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर उस इंग्लिश के जो गवर्नर जनरल थे उन लोगों को वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय का मतलब था वॉइस ऑफ द रॉयल की आवाज़, मतलब रानी की भारत में आवाज़ को वाइसराय कहा गया। ये सब चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे जब इंग्लिश में 1857-58 के आसपास पहुंच रहे होंगे तब। इंग्लिश क्या भारत में आगमन से पहले आपको ये जानना जरूरी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई, और इंग्लैंड में जिस वक्त इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस वक्त भारत में जो मुगल सम्राट थे उनका नाम अकबर था। लेकिन वास्तविकता में जब 1608 में विलियम हॉकिंस भारत में पहुंचा अपने हेक्टर नामक जहाज से, उस वक्त भारत में मुगल सम्राट का नाम था जहांगीर। और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है कि ऑब्वियस सी बात है कि सूरत कह रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि कोचिन में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, धीमे धीमे अपना एक्सपेंशन किया, तो सूरत में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। उसी क्रम में कहा जाएगा कि जब इंग्लिश भारत में प्रवेश कर रहे हैं तो उस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो अंग्रेजों को है वो पुर्तगालियों से है, क्योंकि पुर्तगालियों के पास ब्लू वाटर पॉलिसी है, उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। इस क्रम में बोला जाएगा कि जब विलियम हॉकिंस भारत पहुंचेगा तो उसे पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष किसी प्रकार से छूटता छाटता विलियम हॉकिंस आगरा पहुंचेगा, वहां पर मुगल सत्ता में परिवर्तन है, पहले अकबर बैठा करते थे, अभी जहांगीर वहां पर काबिज है। अकबर के बारे में तब भी राल्फ फिच एक बार आ चुका है तो उसको थोड़ा बहुत अंदाजा है, राल्फ फिच अंग्रेज ब्रिटिश शासक आ चुका है तो उसको अंदाजा है। लेकिन वास्तविकता में विलियम हॉकिंस को जहांगीर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर का बहुत दूरी तक पीछा करते हैं, अजमेर भी जाते हैं, मांडू भी जाते हैं, वहां पर पीछा करते हुए पता लगता है कि विलियम हॉकिंस की दोस्ती हो जाएगी जहांगीर के साथ। जब जहांगीर की विलियम हॉकिंस के साथ दोस्ती होगी तो ऐसा कहा जाएगा कि दोस्ती के अंतर्गत दोनों लोग दोस्ती एक टेबल पर आके मतलब अच्छे तरीके से और निभाई जाएगी, वहाँ पर दोनों साथी रहेंगे, पीने के साथी कहा जाएगा उनको। और जहाँ पर जनरली बोला जाता है कि दो पियक्कड़ दोस्त, इसी के अंतर्गत कहा जाएगा कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को ट्रेड के अधिकार तो नहीं दे पाए, लेकिन हाँ विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि जरूर दे दी, इंग्लिश खान। और साथ में एक अर्मेनियन महिला के साथ ब्याह कर दिया, शादी कर दी विलियम हॉकिंस की, और कहा भाई विदाई लेंगे, अब भाई विदाई लेंगे। भाई को ट्रेड नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण था पुर्तगालियों का डर, क्योंकि वास्तविकता में अंग्रेजों की जो वैल्यू है वो जहांगीर के सामने अभी उतनी नहीं है जितनी पुर्तगालियों की है। उसका कारण ये है क्योंकि पुर्तगालियों की नेवी बहुत स्ट्रांग है और अभी तक उनको किसी ने हरा नहीं पाया है, अभी तक जहां तक मैं बात कर रहा हूँ 1608 तक। वापस जाएंगे विलियम हॉकिंस, उसी क्रम में एक व्यक्ति और भारत पहुंचेगा अंग्रेजों का, इसका नाम है मिडिल्टन भारत पहुंचेंगे। संघर्ष पुर्तगालियों के साथ चल रहा है, 1611 में मिडिल्टन भारत पहुंचेगा और यह संघर्ष 1612-13 में बैटल ऑफ स्वाली के रूप में उभर के आएगा। स्वाली का युद्ध हो जाएगा, और स्वाली का जब युद्ध होगा तो ये युद्ध होगा अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, वर्चस्व का युद्ध होने वाला है। अंग्रेज पुर्तगालियों को पटक्के मारेंगे, और ऐसा कहा जाएगा कि कैप्टन बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों को जब मात दे दी जाएगी तो जो जहांगीर अभी तक डर के मारे ट्रेड के राइट्स नहीं प्रदान कर रहा था, क्योंकि जहांगीर की नज़रों में अब तक शेर थे पुर्तगाली, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पटकनी दे दी तो वास्तविकता में शेर कौन हो गया, अंग्रेज हो गया जहांगीर की नज़रों में। ऑब्वियस सी बात है, दोस्ती शेर से की जाती है, दोस्ती गीदड़ों से नहीं की जाती। शेर से जहांगीर दोस्ती करेगा, और जैसे ही इंग्लिश से दोस्ती करेगा जहांगीर 1613 में एक ट्रेड राइट प्रोवाइड करा देगा। उसी क्रम में कहा जाएगा कि पहला ट्रेड सेंटर जो अंग्रेज खोलेंगे वो सूरत में खोलेंगे। ठीक,
इस क्रम में कहा जाएगा कि इसके बाद ट्रेड सेंटर खोलने का तो अधिकार मिल गया है, लेकिन ट्रेड सेंटर खोलने का अधिकार, फैक्ट्री तो स्टैब्लिश कर दी, लेकिन फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के साथ ट्रेड करने का भी तो अधिकार दो कम से कम। फैक्ट्री तो हमने डाल दी। 1615 से 1619 में, मतलब 1615 में एक व्यक्ति और भारत आए, इनका नाम है थॉमस रो। इनके लिए कहा जाएगा कि थॉमस रो के द्वारा मुगल सम्राट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी। उस क्रम में थॉमस रो को जब ट्रेड राइट्स मिल जाएंगे, इसके बाद भारत में 1618 से 1600 मोस्ट प्रोबेबली 32-33 तक, यहाँ तक बहुत सारी फैक्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट स्थानों पर इस्टेब्लिश की जाएंगी। आगरा, अहमदाबाद, भरूच और जगह जगह पर अंग्रेजों की फैक्ट्री इस्टेब्लिश होंगी। इसी क्रम में 1639 में एक मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाएगी। इसी क्रम में 1700 में आकर फोर्ट विलियम फैक्ट्री कलकत्ता में स्टैब्लिश कर दी जाएगी। इसी क्रम में आपको आगे चलते हुए पता लगेगा कि धीमे धीमे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बैटल ऑफ प्लासी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आधुनिक भारत में 1857 के रिवॉल्ट तक पहुंचने से शुरुआत वहीं से करनी है वास्तविकता में। तो 1707 में, मतलब 1700 में मैंने आपको बताया फोर्ट विलियम स्टैब्लिश हो गया। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाएगी। वास्तविकता में अंग्रेजों की सत्ता को फैलने देने से रोकने में सबसे बड़ा हाथ औरंगजेब का था। यहाँ तक कहा जाता है कि एक गवर्नर, जो एक चाइल्ड नाम के गवर्नर थे, उनको निकासी का आदेश तक दे रखा था औरंगजेब ने गुस्से में आकर, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही उड़ने की कोशिश कर रहे थे। औरंगजेब की 1707 में जब मृत्यु हो जाएगी, मार्च 1707 में, कहा जाएगा मुगल साम्राज्य का एक तरीके से विघटन पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत तो वहां से हो गई है, क्योंकि उत्तराधिकारी सक्सेशन बहुत कमजोर आ रहे हैं। इसी क्रम में कहा जाएगा कि कुछ राज्य मुगल साम्राज्य से टूटेंगे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, जिनमें आपको जनरली पता लगता है राइज ऑफ द स्टेट। जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट, जहाँ पे आपको पता लगेगा अवध की चर्चा की जाएगी, आपको बंगाल की चर्चा मिलेगी, और आपको हैदराबाद की चर्चा मिलेगी, जहाँ आप सुनेंगे कि अवध में सादत खान, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, और हैदराबाद में आपको चिन कुलिच खान की चर्चा आपको जनरली, जिसको निजामुल मुल्क भी कहा गया, इसकी चर्चा आपको मिलेगी। निजामुल मुल्क के बारे में मैं चर्चा आपसे पहले भी कर चुका हूं, अगर आपने पहला लेक्चर सुना है तो। ठीक, यहां तक कहानी चली जा रही है, और ऐसा बोला जाएगा कि 1707 के उपरांत 1717 में, जब मैंने आपको आगे से बता रखा है कि औरंगजेब के मरने के बाद मुअज्जम खान सत्ता पे काबिज हुए, उसके उन्हें शाह बेखबर कहा गया, बहादुर शाह प्रथम भी बोला गया। उसके बाद जहांदर शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा गया। उसके बाद सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखशेर सत्ता पर काबिज हुआ, और फर्रुखशेर जब सत्ता पर काबिज हुआ तो ऐसा बोला जाएगा कि 1717 में फर्रुखशेर के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की जाएगी, और वो गलती होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दे देना अंग्रेजों को। दस्तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा अंग्रेजों को, कि दस्तक वो पास है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार के लिए दिया गया है अंग्रेजों को। इस मुक्त व्यापार के अंतर्गत अंग्रेजों पर टैक्स नहीं लग रहा है, और कहा जाएगा वास्तविकता में ये जो दस्तक दिया गया है फर्रुखशेर के द्वारा, प्रसन्न होकर, खुश होकर, क्योंकि फर्रुखशेर की एक बीमारी को कोई सही नहीं कर पा रहा था, अंग्रेजों ने सही कर दिया उस बीमारी को। हम भावुक ज्यादा होते हैं भारतीय, भावुकता में आकर एक दस्तक प्रोवाइड कराया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में। इस दस्तक का आगे चल के अंग्रेज बहुत ज्यादा मिसयूज करेंगे, ये कारण बन जाएगा प्लासी के युद्ध का कहीं ना कहीं। 1717 से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने आपसे बोला कि 1707 औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट हुए, जहां पर बंगाल का उदय हुआ है। और वास्तव में भारत में अंग्रेजों के सबसे चाहत वाला इलाका जो है वो बंगाल है। वेस्ट बंगाल वाला प्रांत आप जो देख रहे हैं वो है, क्योंकि नदी के किनारे है, पोर्ट की सुविधा है, रिसोर्सेज संसाधन बड़े अच्छे हैं। इन सब सुविधाओं के चलते ये उस जगह पर अंग्रेजों का ज्यादा ही लालसा दिखाई दे रही है। बंगाल में मैंने आपको बताया कि मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान सत्ता पर काबिज होंगे। अली वर्दी खान के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा दस्तक के मिसयूज को रोका जाएगा। इस क्रम में अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाएगी। इसी क्रम में बोला जाएगा अली वर्दी खान का ग्रांड सन, जो पोता है, सिराज उद दौला सत्ता पर काबिज होगा। और जब सिराज उद दौला सत्ता पर काबिज होगा तो वो अंग्रेजों के द्वारा दस्तक के मिसयूज को रोकने का प्रयास करेगा। साथ में कहा जाएगा कि इस दौरान अंग्रेज फोर्ट विलियम का किलाबंदी कर लेंगे। तो ये सिराजुद्दौला आदेश देगा कि किलेबंदी को हटा दिया जाए, दस्तक का मिसयूज ना किया जाए, हमारे जो द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन किया जाए। जब सिराजुद्दौला को लगेगा कि अंग्रेजों के कान के नीचे जूं तक नहीं रही है,
तो गुस्से में आकर सिराजुद्दौला चढ़ाई करेगा फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम पे चढ़ाई करेगा तो फोर्ट विलियम को सीज कर देगा गुस्से में आकर। जब फोर्ट विलियम को सीज कर देगा तो कहा जाएगा कि एक 14x18 के छोटे से रूम में लगभग 164 या 165 लोगों को वो जब कैद करेगा तो कहा जाएगा कि उन लोगों को जब रूम में कैद किया गया तो कई लोग सफोकेशन दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। लगभग 22-23 लोग जिंदा बचेंगे, जिनमें से एक दद्दू अंग्रेजों वाले वो कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के अंतर्गत कहा गया कि भारत में, खुद सोचिए, अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन क्यों किया गया। जब अंग्रेजों से ये पूछा जाता था बार बार कि आप शासन क्यों करना चाहते हैं, आपको तो ट्रेड करना, आप ट्रेड कर रहे हैं, शासन की चाहत क्यों, तो कहते हैं अंग्रेज कि यहाँ भारत में तानाशाही बहुत ज्यादा है, डेस्पोटिज्म है, और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए ही हम भारतीयों को रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम क्या है, ये सिखाना चाहते हैं। इसलिए हम सत्ता यहाँ पर केंद्रित, यहाँ प्रशासन चलाना चाहते हैं। और इस रूल ऑफ लॉ का मौका किसने दिया है? सिराजुद्दौला ने। वास्तविकता में मौका दिया नहीं है, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी एक कहानी बनाई हुई बताई जाती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी जब ये हो गई तो विश्व के द्वारा भारत की ओर देखा गया और ये वास्तविकता में कहा गया कि अरे यार, ये तो बहुत तानाशाही राजा भारत में बैठा हुआ है सिराजुद्दौला, इसको शर्म नहीं आई जो इसने 14x18 के एक छोटे से रूम में अंग्रेजी बच्चों को, छोटे छोटे महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को, इनको बंद कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, वो बेचारे मर गए। इन तानाशाहों को शासन क्या होता है, नियम क्या होता है, यह सिखाना पड़ेगा। और यही ब्लैक होल ट्रेजेडी आगे चल के प्लासी के युद्ध का कारण बन गई। वीडियो समझिए क्या? धीमे धीमे। तो इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के उपरांत मजबूर किया गया सिराजुद्दौला, ऑब्वियस सी बात है, एक रिएक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा। सिराजुद्दौला के द्वारा चढ़ाई करी गई है। एक मिनट रुकिएगा बस। सिराजुद्दौला के द्वारा चढ़ाई की गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिराजुद्दौला के द्वारा चढ़ाई की गई है तो अंग्रेज भी शांत बैठने वाले तो नहीं है। और जब अंग्रेज शांत बैठने वाले नहीं है तो अंग्रेजों के द्वारा भी सिराजुद्दौला के ऊपर ट्रीटी थोपी गई है, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। 7 फरवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर पे साइन किया गया। सिराजुद्दौला की ट्रीटी ऑफ अलीनगर पे साइन किया गया और सिराजुद्दौला के ऊपर मतलब एक तरीके से अपमान का घूंट पिया सिराजुद्दौला ने। अपमान का घूंट मतलब फोर्ट विलियम की किलाबंदी उसने हटाई है तो वापस से किलेबंदी कर दी गई, उसके अधिकार छीन लिए गए। इन सब चीजों से नाखुश होके ब्लैक होल ट्रेजेडी का तो एक तरीके से पहले ही मुद्दा बन चुका था, ट्रीटी ऑफ अलीनगर भी साइन कर दी गई। इसी क्रम में कहा जाएगा कि प्लासी का मैदान है, पश्चिम बंगाल प्लासी का मैदान, और इस प्लासी के मैदान में एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना है और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा है अंग्रेजों की तरफ से। बोला जाएगा वास्तविकता में प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव की सेना को सिराजुद्दौला की सेना गाजर मूली की तरह काट रही थी। आप बोलेंगे सर, अगर गाजर मूली की तरह रॉबर्ट क्लाइव की सेना काटी जा रही थी लेकिन प्लासी के युद्ध में जीते कौन? तो मैं कहूंगा कि हिंदी का एक मुहावरा हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, मीर जाफर हो जाना, मीर जाफर होना। इसका मतलब क्या है कि एक जो सेनापति हैं सिराजुद्दौला, जिनका नाम है मीर जाफर, इनके द्वारा अपने ही नवाब को धोखा दे दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव से सांठगांठ कर ली गई। सत्ता का नशा बड़ा खराब हो जाता है। मीर जाफर के साथ अकेला मीर जाफर नहीं है, मानिक चंद है, जगत सेठ है, राय दुर्लभ है। इनकी सहायता के द्वारा बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो जाएगी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाएगी। जीता हुआ युद्ध हार गए, जीता हुआ युद्ध हारेंगे। ठीक 1757 का दौर प्लासी का युद्ध संपन्न होगा। इसी क्रम में आगे चल के कहा जाएगा कि वास्तविकता में अंग्रेजों ने पहली कील जो ठोकी है वो है प्लासी के युद्ध के द्वारा, लेकिन दूसरी कील जो ठोकी है वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध तक पहुंचने के लिए हमको
थोड़ा बीच में कहानी समझनी पड़ेगी। मैंने बोला कि मीर जाफर के द्वारा सत्ता का बहुत ज़्यादा नशा है। मीर जाफर ने अपने ही नवाब को धोखा दिया। बंगाल की गद्दी बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि अंग्रेजों के द्वारा रिवार्ड पुरस्कार के रूप में मीर जाफर को सौंप दी जाएगी। मीर जाफर सत्ता पर काबिज होंगे। और महात्मा गांधी जी ने हमेशा से बोला है, सत्ता व्यक्ति को घमंड, मतलब अगर आपको व्यक्ति का रियल कैरेक्टर देखना है, चरित्र अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसको आप सत्ता दे दो। जो सत्ता का नशा होगा वो बहुत खतरनाक होता है। सत्ता का नशा ज्यों ही हासिल होगा, सत्ता का नशा ज्यों ही हासिल, जो जैसी सत्ता, मोस्ट ऑफली मैं हो सकता है इस कोड को गलत बोल रहा हूँ कि ये महात्मा गांधी ने कहा या किसने कहा है, मोस्ट ऑफली हो सकता है मैं कुछ सही ना कोड कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोला गया है कि जब सत्ता हासिल होती है तो नशा, अगर आपको किसी का चरित्र देखना है तो आपको उसे सत्ता देनी पड़ेगी। आप उसे सत्ता दे दो, आपको अपना रियल कैरेक्टर शो करेगा। मीर जाफर के पास सत्ता पहुंची, बंगाल का नवाब बनाई कि उसने क्या बोला अंग्रेजों से, ओ हेलो, डोंट मिस यूज दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट। दस्तक का मिसयूज नहीं करोगे, जो इनके नवाब ने बोला था, और किलेबंदी नहीं करोगे। अंग्रेजों ने कहा, हमारे ही पाले हुए हो तुम और हमको ही काटना चाहते हो। तो अंग्रेजों के इस दम्भ को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज मजबूत हैं, और अंग्रेज को कमजोर करने के लिए मीर जाफर के द्वारा डचों को अपने साथ मिलाया गया। इवन बैक डोर से सारे काम हुए। मीर जाफर ने डचों का साथ दिया, डचों से बोला इन अंग्रेजों को गिरा गिरा के मारो, हम तुमको पीछे से सेना देंगे, सोना देंगे, पैसा देंगे, हर रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे, अंग्रेजों को मारो। मैंने आपको पहले ही बताया, अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध के द्वारा, सूरत में स्वाली का युद्ध हुआ जहां पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पटखनी दी है। मौका है अब डचों को मारने का, डचों को मारा जाएगा। बिदारा का युद्ध होगा, चिंसुरा का युद्ध कहते हैं। डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होगा, और इस युद्ध में अंग्रेज डचों को भी पटक के मारेंगे। यह युद्ध जो हो रहा है, कर्म का फल लौट के हर किसी को मिलता है, कर्म का फल जरूर मिलेगा लौट के, ऐसा नहीं होगा। एक सर्कल है, ये तो चलेगा। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले थे मीर जाफर। मीर जाफर की इस रणनीति के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति था, वो मीर जाफर का अपना ही दामाद, जिसका नाम था मीर कासिम, जिसने अंग्रेजों को इस षड्यंत्र के बारे में बताया। मीर कासिम ने अब अपने ही ससुर को धोखा दिया, कहा जाएगा। अब पुरस्कार किसको देंगे अंग्रेज? मीर कासिम को। बंगाल की सत्ता पे बैठे हैं मीर कासिम, और मैंने तो आपसे बोला, सत्ता का नशा व्यक्ति के असली कैरेक्टर को शो करता है। बंगाल की सत्ता ज्यों ही मीर कासिम को मिलेगी, मीर कासिम बोलेंगे, ओए अंग्रेजों, डोंट मिसयूज दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री। दस्तक का मिसयूज नहीं करोगे और किलेबंदी नहीं करोगे। अंग्रेज ज्यों ही ये सुनेंगे, खदेड़ देंगे मीर कासिम को। मीर कासिम भाग के पहुंचेगा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास में, और कहा जाएगा वो भी ग्रसित है अंग्रेजों से। यहीं पर 3 तिकड़ियों का युद्ध होगा। एक अंग्रेज की सेना से, बोला जाएगा शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट, याद करिए मैंने आपको बताया था जिसकी आंखें फोड़ दी गई वो। एक तरफ सेना है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दूसरे हैं शुजा-उद-दौला अवध के नवाब, तीसरे हैं मीर कासिम बंगाल के भगाए हुए नवाब, और इस तरफ है अंग्रेजों की सेना जिसे लीड कर रहा है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो 1764 का समय है, 1764, और 1764 में बक्सर बिहार के इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की छोटी सी सेना ने 3 नवाबों की सेना को पराजित कर दिया। और ये बोला गया कि अंग्रेजों के द्वारा वास्तविकता में वो जो पीठ पे खंजर, सिर्फ कील लगाई गई थी, वास्तव में खंजर घोंप दिया गया। कारण क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि वो कौन सा युद्ध है जिसने अंग्रेजों की काया ही पलट दी भारत में, वो युद्ध है बक्सर का युद्ध, जहां से अंग्रेज एकदम श्योर हो चुके हैं कि भाई साहब ये 3 लोग मिलके हमको नहीं हरा पा रहे, छोटी सी टुकड़ी को, इनको गुलाम बनाना, फूट डालो और राज करो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। गुटों में संघर्ष है अंदर ही अंदर, बहुत आसान है। तो आप कहेंगे सर कैसे हार गए? इतनी बड़ी सेना थी, 3 नवाब थे, तो बहुत से फैक्टर थे। जिसमें बारिश भी एक फैक्टर था, जिसमें टैक्टिक्स भी एक फैक्टर थी। टैक्टिक्स के अंतर्गत क्या फैक्टर था?
भाई साहब बक्सर का युद्ध चल रहा है और हम हाथी लेके चल रहे हैं, हाथी जा रहा है, उधर से उन्होंने बम फोड़ दिया, हाथी को आवाज सुनाई दी बम की, हाँ हाथी पलट गया, हाथी ने अपनी सेना को चल दी। वो घोड़े लेके आ रहे हैं, हम हाथी लेके जा रहे हैं, चलो वो हम लोग घोड़े लेके जा रहे हैं, दलदल में घोड़े फंस गए, आगे नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। हमने बाण चलाए, बाण चला रहे हैं हम लोग, तो बारिश में पैराबोलिक मोशन ही चेंज हो गया जाके। तो कई सारे फैक्टर हुए जिनके कारण, और हमारे जो लंबी दूरी तक की तोपें नहीं थी पार करने के लिए, शस्त्र नहीं थे हमारे पास इस प्रकार के, तो ऐसा बोला जाएगा। इवन तोपों की ना चर्चा की जाए, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बात की जाएगी तोपों की, तो जब बाबर आबर की बात होगी। लेकिन हमारे पास जो वॉर टैक्टिक्स थी, युद्ध कौशल के अंतर्गत जो हमारे पास वॉर टैक्टिक्स थी, वो इतनी ज़्यादा संपन्न नहीं थी, जिसके चलते हमारी हार हुई। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस बक्सर और प्लासी के युद्ध में एक डायग्राम जनरली मैं बना देता हूँ, वो आप भी अपनी कॉपी में बना लें। ये है प्लासी का युद्ध, ये है बक्सर का युद्ध, ये है 1764, ये है 1757। यहाँ पर सेना है 2, हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, मजे आ गए। ये है रॉबर्ट क्लाइव, ये है हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से, इंग्लिश कैप्टन है दोनों तरफ से। इधर है मीर जाफर और सेनापति, और राजा नवाब है सिराज उद्दौला, पूरा नाम लिखना आप। इस मीर जाफर के द्वारा क्या किया गया, इसको मतलब हम बोलेंगे धोखा दिया गया, तो आप यहाँ लिख लेना धोखा दिया गया मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर ने धोखा दिया, बिट्रेड क्या है, बिट्रे क्या है। यहाँ पर है मीर कासिम, मैंने आपसे बताया बंगाल में भगाए गए नवाब हैं, पहुंचे सिराजुद्दौला के पास। ये है शाह आलम सेकेंड, ये है मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड। और इधर है शुजाउद्दौला, याद रखिएगा शुजाउद्दौला है अवध का नवाब, ये शुजा, और ये सिराज उद्दौला है। ठीक, दोनों में फर्क है, यहाँ आप एक ही जगह मार के चले आ रहे हैं उठा के, ध्यान नहीं दे रहे। ये मीर जाफर है, ये मीर कासिम है। ये कहानी सुना मैं इसीलिए रहा था ताकि आपको मीर कासिम मीर जाफर का फर्क पता लग जाए। ये है बक्सर का युद्ध। इसके बाद कहा जाएगा कि बक्सर के युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि होगी 1765 में। इसके आगे की चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ से हमको अब एक टर्न मारना है, एक 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 हल्का सा मोड़ लेंगे, जहाँ पर जाएंगे हम लोग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, भू राजस्व व्यवस्था की चर्चा करेंगे। और उस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हमें वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमको पहुंचना है 1857 के क्रांति की ओर, सैनिक विद्रोह या फिर किसान आंदोलन की, किसान विद्रोह की तरफ। हमको ये जानना है कि आखिर इनके कारण क्या थे कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उनमें एक सबसे बड़ा कारण था भू राजस्व व्यवस्था। उस भू राजस्व, और इमीडिएट कॉज में तो है ही कि सुअर और गाय की चर्बी थी, लेकिन कोई भी युद्ध सिर्फ एक कारण से नहीं होता, कई सारे पीछे कारण आ रहे होते हैं। हाँ, उस युद्ध के होने का एक इमीडिएट तात्कालिक कारण जरूर होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के होने का तात्कालिक कारण था कि किसी किंग को मार दी, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन एक ही कारण वो तात्कालिक इमीडिएट कॉज था। उससे पहले कई सारे कारण थे जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब देख रहे होंगे तो इसकी भी चर्चा कर रहे होंगे, क्यों हुआ आखिर प्रथम विश्व युद्ध और उसके आउटकम्स क्या निकले। वास्तविकता में प्रथम विश्व युद्ध ने ही द्वितीय विश्व युद्ध को भी जन्म दिया, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्या हो गया। वास्तविकता में देखा जाए तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की चाहत ने राष्ट्रवाद को ही जन्म दे दिया। ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रवाद की चाहत से युद्ध हुआ और उसने अंत में अपना रिजल्ट भी राष्ट्रवाद निकाला और नए नए देश बनने लगे। तो इन सब की चर्चा करी जाएगी बाद में, लेकिन अभी फिलहाल हम देखेंगे बाद में कि आखिर 1857 के रिवॉल्ट का रीजन क्या है। भू व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी व्यवस्था क्या होती है, और रैयतवाड़ी सिस्टम, ये क्या चीज़ है रैयतवाड़ी, इनके बारे में जानेंगे। और ये कहाँ कहाँ पर किन किन स्थानों पर लागू है इनको भी जानेंगे। तो ये था हमारा दूसरा लेक्चर, जहाँ पर हम लोगों ने पुर्तगाल, डच और इंग्लिश की बातें करी। जब ये एक बार इंग्लिश से खत्म होते होते आखिरी में हम लोग फ्रांस को पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले क्या है, फ्रांस कर्नाटिक वॉर क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने आज की डेट में खत्म कर लिया। डेट वेट अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ठीक, तो डेट इतना पूछता नहीं है, लेकिन जो पूछता है वो मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिए, अब तक मैं आपको स्वाली का युद्ध, उसके बाद बेदारा का युद्ध, चिंसुरा का युद्ध बता चुका हूँ। तीसरा युद्ध मैं आपको बताऊंगा वांडीवाश का युद्ध, जहां पर इंग्लिश फ्रांस को मारेंगे। ठीक, इस प्रकार से समझ में आएगा कि इंग्लिश किस प्रकार से अपनी सत्ता को भारत में काबिज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।